प्रिय साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम जो रीट का पेपर है 2017 वाला लेवल 2 का, उसका मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है यानी 30 क्वेश्चन में उन क्वेश्चंस पर डिस्कस कर रहा हूँ, उसका मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने 3 या 4 पेपर आपको पहले करवा दिए मैंने, और उन सब के अंदर में मैथमेटिक्स वाला पोर्शन जो है वो पहले ले रहा हूँ, और साथ ही उसके जो पेडागोजी वाले जो पार्ट्स है, शिक्षण विधियाँ, और वो उनको मैं ले रहा हूँ। और एक बात ध्यान रखें, अभी तक के जो मैंने पेपर दिए, जैसे सबसे पहले फर्स्ट वाला पेपर जब मैंने किया, उसके बाद सेकेंड वाला, तो हर पेपर में कुछ न कुछ मैं सुधार कर रहा हूँ, कुछ नई चीज़ दे रहा हूँ। हर चीज़ को मैं एक नए तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि उसके अंदर आपको वो बात क्लियर समझ में आ जाए। सवालों के साथ साथ जो खास तौर से जो पेडागोजी का पार्ट है, उसके अंदर जैसे कुछ जो खास वर्ड है या कुछ विधियाँ हैं, जिसके अंदर संश्लेषण विश्लेषण विधि हुई, आगमन निगमन विधि हुई, प्रोजेक्ट विधि हुई, ह्यूरिस्टिक विधि हुई, जो खास तौर से मैथमेटिक्स के अंदर काम आती है, उन विधियों को मैंने खास तौर से समझाने की कोशिश की है, ताकि उसका कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए और आपका क्वेश्चन एग्जाम में रॉन्ग नहीं हो। मेरा और आपका एक ही उद्देश्य है, इसलिए आप ध्यान रखें, मैंने कोशिश की है कि वो कंटेंट में अच्छे से बता सकूं। साथ में जो कुछ वर्ड्स है, जैसे अपने वो वैधता हुआ, वैलिडिटी, विश्वसनीयता हुआ, रिलेटिबिलिटी, इसके अलावा व्यापकता और कॉम्प्रिहेंसिवनेस, इस तरीके से कुछ खास वर्ड है, उन वर्ड्स को हमें खास तौर से समझना होगा, क्योंकि इस पर वो क्वेश्चन बनाता ही है। साथ ही गणित की भाषा, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, इसके अलावा तर्क शक्ति, ये कुछ जो शब्द है उसने बिल्कुल हर समय यूज़ किए, उनको इसने बिल्कुल ही छोड़ा नहीं है। तो इन टर्म्स को मैंने इसके अंदर खास तौर से बताने का प्रयास किया है, और हर पेपर के अंदर मैं इन चीज़ों को बार बार अलग अलग तरीके से डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप इनको ज़रूर देखें, समझें, और इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको ज़रूर इसके अंदर समझ में आ जाएगा कि पेपर कैसे सोल्व करना और हमारा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 91 वाला मैथ्स का है ना, ये जो गणित और विज्ञान का पोर्शन है, मैं इसके अंदर गणित वाला पार्ट ले रहा हूँ। 91 वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो इनके पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं ABCD चारों, और इन चीज़ों को समझने से पहले क्वेश्चन को आप देख लें। इसने क्लियर कहा है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात जो है वो 27:64 है। ध्यान रखना, घन का आयतन यानी कि V1/V2 दे रखा है, तो पक्की बात आपके ये क्या हो जाएगा, L1³ = L2³ = 27/64। तो ये संख्याओं, मैंने पहले भी कहा कि आपको इन संख्याओं के 1 से जो 10 तक के तो घन याद कर लें, और 1 से 30 तक आप वर्गमूल याद कर लें, वर्गमूल। तो इससे आपके पास में क्लियर ये क्या आ रहा, L1/L2 और इसको अपन लिख सकते हैं 27 को तो लिखते हैं अपन 3, और 64 को लिखते हैं 4 मतलब आपके L1/L2 क्या आ गया, 3/4। और ये वैल्यू जो है आप इसके, क्योंकि इसमें इसने पूछा क्या था, पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो आप इसके अंदर S1/S2 यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका, घन का 6L1/6L2², ये तो कैंसिल, और L1/L2 की वैल्यू 3/4 थी, तो आपके डायरेक्ट ये 9/16 इसका आंसर हो जाएगा। और ये आपके इसके अंदर ऑप्शन में सही आंसर दे रखा है 9 और 16, जो C वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 92 वाला जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक बेलनाकार खंभे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर, मतलब आपके पास क्या हो गया, 2πRh = 264, और आयतन इसका है 1848 घन मीटर। तो बेलन का आयतन जो होता है वो होता है πr²h, और वो दे रखा है 1848। कुछ भी नहीं करना, आप एक काम करें इसमें, क्योंकि इसने खंभे की ऊंचाई पूछी है तो h चाहिए। आप ये चीज़ें सीख लें, आप डायरेक्ट इनको अपॉन में कर दें। अपॉन में करते ये इधर तो बचेगा 2/r, और इधर जो आप है ना, देखिए आपको अगर संख्याओं को बड़े संख्या से काटना नहीं आए तो आप इनको हाफ हाफ करते जाए, 132 ये हो जाएगा
1848 तो ये 924, फिर हाफ कर लें तो ये हो जाएगा आपके कितने 66, और ये हो जाएगा 2 और इसके कितने बारह क्या दे 46 है ना, ये 46 हो जाएगा। और बढ़ा दे 66 क्या दे 33, और ये 231। वैसे अब तो ये संख्याएं कट रही है आराम से, पर फिर भी आप और इसको 3 से काट दें, और 3 से काटने के बजाय आप 11 से काट दें, 11 33, और ये 11 दूना 22, और फिर 11 एकम 11, मतलब ये कट गया कितनी बार 7 बार। तो देखो ऊपर तो रह गया 1 और नीचे रह गया 7, मतलब आपके आर कितना आ गया 14 सेमी या मीटर जो भी दे रखा। अब इसने पूछा है कि ऊंचाई, तो आप इसके अंदर छोटे वाले डिजिट है उसके अंदर वैल्यू पुट कर लें 2πr/h। ये दे रखा है कितना 264, 2/22/7, आर आपके पास में आ गई 14 और h 264, कुछ नहीं, ये आपके 2 बार कटा। ठीक है, इसको मैंने कहा ना आप हाफ कर लें 132, फिर इससे हाफ कर लें 66, और ये 22 दिया 66, तो आपके h कितना आ गया 3 मीटर। तो ये ऐसे आपको संख्याओं को काटना ताकि जल्दी से हो जाए और मिस्टेक नहीं हो। आप छोटी संख्या से काटें ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, मतलब मिस्टेक नहीं हो। जल्दी करने के बाद अगर मिस्टेक हो गई तो फिर किस काम का क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए आपके ये 3 मीटर आ रहे हैं इसके अंदर आंसर, और ये आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए 93 वाला जो क्वेश्चन है वो है, एक कक्षा के 20 छात्रों ने गणित विषय में 100 अंकों में से क्रमशः निम्न अंक प्राप्त किए। ये आपके पास सारे डिजिट दे रखे हैं और उपयुक्त की वर्गीकृत बारंबारता सारणी होगी। सबसे खास बात, चारों ऑप्शन को एक बार आप समग्र रूप से देखें। यहाँ से देख लें आप ध्यान से, अगर देखें तो सभी के अंदर इसने वर्ग अंतराल सेम बता रखा है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, यानी कि इसने सब में सेम कर दिया। तो अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि बाकी अलग ये वर्ग अंतराल चेंज करता तो सब में अलग अलग भी हो सकता है। तो अब ये कर लिया। अब हमें ये देखना है कि 0 से 20 में यहाँ पर कितने हैं। तो 0 से 20 के अंदर आप देखो, यहाँ पे 20 में कुल ध्यान से देख लो आप कितने हो रहे हैं, एक एक करके आप देख लो। इसमें ये 1 2 3 और एक और होगा कहीं कहीं, देखो आप 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 आ रहा है। आपको ऐसे चेक करना इसके अंदर। ठीक है, तो इससे आपके ये जो पहला वाला ऑप्शन है इसके अंदर करेक्ट बन रहा है। कोई विशेष बात नहीं, बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा टाइम नहीं दिया है। ये पहला वाला ऑप्शन ए जो है इसके अंदर करेक्ट होगा। यानी 20 से 40 के अंदर कुल 5 डिजिट है। यहाँ से गिनती करने में मिस्टेक नहीं हो जाए, ये ध्यान रखना। ठीक है, 40 से 60 के बीच में कितने डिजिट है, 6 हैं। 60 से 80 के अंदर 3 है, और 80 से 100 के बीच में 2 है इसके अंदर। तो ये पहला वाला ऑप्शन जो इसके अंदर करेक्ट है। 94 वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना, ये पाई चार्ट को हर पेपर में यूज़ कर रहा है। देखिए मैं मतलब 4-5 पेपर एक साथ लेकर के और इनके सारे मैथ्स के पोर्शन इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन इसने अनिवार्यतः पूछा है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये पाई चार्ट का क्वेश्चन तो ये हमेशा पूछ रहा है, और इसने पाई चार्ट से 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला कह रहा है सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए। कोई विशेष बात नहीं है, तो आप यहाँ ध्यान से देख लो। 94 वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर सीमा ने गणित में 93 है ना, मतलब मैथ्स में 93 जो प्राप्त किए वो कितने में से किए, वो 360 में। केंद्र पर अंतरित कोण जो होता है वो 360 डिग्री होता है, और वास्तव में अपने को निकालना कितने में से है, 480 में से। कोई विशेष बात नहीं, तो आप आराम से देखो, 0 से 0 कैंसिल, 12 चौके 31, तो ये कितने आ गए आपके इसके 12 और 4 124 नंबर। तो यही पूछा इसने, ये 124 नंबर, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। फिर 95 में इसने कहा है कि सीमा ने हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितने अंक प्राप्त किए, मतलब अधिक, कितने ज़्यादा। तो अपन हिंदी और अंग्रेजी दोनों का निकाल लेते हैं। तो आप देखो पहले इसके अंदर कि जैसे ये 95 वाला, तो इसके अंदर आप हिंदी की बात करें तो हिंदी में कितने हो रहे हैं, 108 बटा 360,
और ये 480। अभी हमने देखा 12 से कट रही है 4, 3 और ये 36 थी 108, तो ये 144 हो गए हिंदी के। फिर अंग्रेजी की बात कर रहा तो इंग्लिश के अंदर 72 है 72, तो ये 360 इंटू 480, तो इसके अंदर आपके सेम वही, ये 4, ये 3, तो ये 24 थी 72 और 24 चौके 96। आपको 144 में से घटा लेने हैं ये, तो ऐसा करने पर आपके कितने 14 में से 6 गए तो 8 और 13 में से 9 गए तो 4, 48 इसके अंदर आ रहे हैं। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर भी इसमें इसको बोनस पता नहीं क्यों किया इन्होंने, लेकिन सही आंसर इसके अंदर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो क्वेश्चन करना आना चाहिए। तो पाई चार्ट को आपको अच्छे तरीके से समझ लेना, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है, आराम से कर सकते हैं आप। इसके बाद 96 से लेकर के और ये 90 क्या ये आ रहे हैं पूरे 105 तक। ये जो क्वेश्चन पेडागोजी वाले, इन क्वेश्चन को मैं अलग से लेता हूँ। मैं पहले मैथमेटिक्स वाला ले लेता हूँ और ये पूरा होते ही फिर मैं पेडागोजी ले लेता हूँ। इसी के साथ में इसी में वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। अगला क्वेश्चन जो आप देखना 106 वाला, ये कह रहा है कि √-√3 प्लस √84 प्लस 18√3, मतलब एक तरह से देखो कितनी बार रूट है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से अंदर वाले से। अब ध्यान से अगर देखो तो इस क्वेश्चन में 84 प्लस 18√3, ध्यान से देखना। आप सबसे पहला काम क्या करोगे, आप इसमें से कॉमन लेने की कोशिश करोगे, लेकिन आप कॉमन लेते लेते यहीं अटक जाओगे। इसमें सेट ही नहीं होगा, 18 कॉमन आ नहीं रहे। आप 9 कॉमन ले नहीं सकते, 2 लोगे तो क्या कर लोगे, -√3 दे रखा है। ऐसे जब कंडीशन बनती है कि जब यहाँ कुछ सेट नहीं बैठ रहा है, तो आपको देखना है कि ये है 18√3। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसके अंदर। आपने जैसे हमेशा आप कभी चीज़ पढ़ी होगी 2x + 3y, और आपसे पूछा जाए कि इसका होल स्क्वायर आप कैसे खोलते हो। देखिए, होल स्क्वायर खोलने का तरीका भी आपको पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ मैं इसको कैसे बताता हूँ। आप पहले पद का स्क्वायर करें, ये पहले पद का स्क्वायर, और लास्ट वाले पद का भी आप स्क्वायर करें, और बीच में प्लस वाला है तो प्लस और माइनस वाला है तो माइनस, और बीच का जो पद लिखते हैं वो दोनों का गुणा करके डबल कर देना। तो 3 दूनी 6 दूनी 12xy, पहले का स्क्वायर लास्ट का स्क्वायर और बीच में दोनों का गुणा करके डबल लिखना। ये फिगर आपको याद रहना चाहिए कि पहले का स्क्वायर लास्ट का स्क्वायर और बीच में दोनों का गुणा करके डबल। तो यहाँ निश्चित रूप से, क्योंकि ये रूट तो तभी हटेगा कि ये वाला जो टर्म है वो आपके पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए, मैं इसको क्या करता हूँ, 84 प्लस 18√3, मुझे पता नहीं चला, लेकिन इसको ज़रूर अगर देखें तो ये सेट हो रहा है। मैं इसको पूर्ण वर्ग के रूप में लिखूँ तो इधर तो बनेगा ये 81 और 84 को लिख रहा हूँ मैं √3, और बीच में लिख रहा हूँ मैं 18√3। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, यहाँ लिखूँ मैं a² + 2ab, ठीक है, और √3 और √3 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो तो ये 2 यहाँ कर दिया तो यहाँ नहीं आएगा, 18 कर दिया, इसी को लिखा था। तो ये 9 प्लस √3 का होल स्क्वायर बन रहा है। मतलब पक्की बात कि इसको आप, ये तो हो जाएगा √3 और इसको अपन क्या लिखेंगे, 9 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया रूट, और पूरे का रूट है जही से, तो पूरे का रूट, और ये -√3, और इसको अपन लिखेंगे 9 प्लस √3, है ना। तो एक तरह से ये क्या बन गया आपके 9 प्लस √3, स्क्वायर से हट जाएगा रूट, ये आपके कैंसल, और ये फाइनली 9 रूट बचेगा और आंसर आएगा आपके 3। ये इसका तरीका है। ये वो ज़रूर ये बात पूछेगा इसको, ये जब रूट वाले क्वेश्चन आते हैं, घनमूल, घन और वर्ग, वर्गमूल, इसमें आपको इस पद को सिंपली हल करने की कोशिश एक बार कर लेना, ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं। ये ज़रूर पूर्ण वर्ग वाला पोर्शन बनाता है, तो इस पैटर्न को आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। ये इसके अंदर बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, 3 आंसर आ रहे हैं।
फिर अगला क्वेश्चन दिया इसने 107। इसके अंदर इसने क्या किया है, 4 पावर 97 माइनस 4 पावर 96 प्लस 4 पावर 95 इक्वल टू के 4 पावर 95। तो के की वैल्यू पूछी है। आप एक काम करें, ऐसा नहीं कि आप इस पूरे को हल करने बैठ जाएं। इधर 4 पावर 95 दे दिया है, बेचारे ने बहुत इजी कर दिया है हमारे लिए। तो यहाँ देखो आप इसको 95 पावर मतलब 4 पावर 95 इसमें सब में से आप कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बचा, 4 स्क्वायर, यहाँ 4 और यहाँ 1 और इधर के 4 पावर 95, ये इससे कैंसिल। और ये क्या हो रहा आपके 16 माइनस 3 और के, तो आपके ये के की वैल्यू क्या आ गई 13। तो ये इसके अंदर 13 आपके इसके अंदर आंसर आ रहे हैं। ये सी वाला ऑप्शन जो इसका इसके अंदर करेक्ट है। यहाँ इसने 108 वाला जो क्वेश्चन पूछा है वो 5a² प्लस 15a माइनस 6b माइनस 2ab सीधा सीधा क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान रखना, इसने गुणनखंड पूछे हैं, तो आप अगर इसमें लेते हो तो 1 और 3 हो रहा, जबकि यहाँ पर आप देखो वैसे इसके अंदर ही बन रहा है 1 और 3। ठीक है, आप एक काम करें, ले लें इसके अंदर ही ले लें, इसी से ले लें, दोनों से हो जाएगा। तो ये आपके क्या बन रहा है, इसके अंदर 5a कॉमन ले लो, तो देखो इसके अंदर बन रहा है a प्लस 3 और यहाँ से आप माइनस का 2b ले लो, तो सीधा सा यहाँ पर बन रहा देखो आपके a प्लस 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा a प्लस 3 इंटू 5a माइनस 2b, जो इसके अंदर ऑप्शन डी में है। गुणनखंड सभी आप कर सकते हो आराम से। 109 वाला क्वेश्चन कह रहा है 1/8/1000 का क्यूबिक रूट प्लस 192/3 का क्यूबिक रूट। तो कोई विशेष बात नहीं है, आप इसके अंदर 8/1000 है तो 8 का तो होता है 2/3 और इसका क्यूबिक कर दिया अपन ने 8/3 की 8/10। ठीक है, प्लस ये 1 में और यहाँ पर 3 से इसको डिवाइड किया तो ये आपकी बन रहा है 64। तो ये 64 का क्या हो जाएगा आपके, मतलब देख लो 64 और ये क्यूबिक रूट। ठीक है, तो फाइनली आपके ये 10 तो चला गया ऊपर, तो 10/2 प्लस ये 4 हो जाएगा इसका, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये कितना हो गया, 2 से इसको काटा 5 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 9 आंसर। और ये ऑप्शन में आपके दे रखा है ए वाला जो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है वो दे रखा है 2x माइनस 3y 79 x प्लस 6y इक्वल टू 47। तो ऐसे क्वेश्चन में इसने पूछा है x माइनस वाई। ज़्यादातर इस तरह का क्वेश्चन उसने हर पेपर में पूछा है, कभी वो x प्लस वाई पूछ रहा है, कभी वो x माइनस वाई पूछ रहा है। इसका मतलब आपको इसमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप एक काम करें, इसके अंदर 2x माइनस 3y दे रखा है, x प्लस 6y दे रखा है, तो आप इसको क्या करें, ये तो एज इट इज लिखते हैं, इसको समान गुणांक बनाने हैं, तो आप इसको 2x प्लस 12y और इसको भी मतलब पूरे को 2 से गुणा कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 47 दूनी 94। अब आप इसमें से इसको माइनस कर लें तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके 12 और 3 माइनस के 15y और इधर भी आपके माइनस का 15 बचेगा, y इक्वल टू 1 आ गया। अब y 1 आ गया तो आप इसके अंदर किसी एक पुट कर लें, भले आप इसमें पुट कर लें y की जगह। ठीक है, तो ये आपके x प्लस y की जगह 694, तो इससे आपके x जो आएगा 6 इधर ये कर लो, 94 क्या 47 है ना, तो ये 6 इधर माइनस कर लो आप। ठीक है, तो इसके अंदर ये क्या आ गया 41। अब इसने पूछा था x माइनस वाई, तो x तो आपके आया है 41 और y आया है 1, तो आंसर कितने हो गए 40, जो इसके अंदर आ रहे हैं आपके ये ए वाले ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपके 111 क्वेश्चन नंबर 111 यानी 111, 3x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 60x। ऐसे क्वेश्चन हमारे टाइट स्कोरिंग होते हैं, जल्दबाजी नहीं करें, कुछ नहीं है, ये होल स्क्वायर है तो आपको पता है
कि इसमें ये प्लस का होल स्क्वायर है। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट इसका होल स्क्वायर अगर खोलें, चाहे बनाएं या खोलें, तो इसका स्क्वायर क्या होता 9x², इसका क्या होता 25, और बीच में दोनों का गुणा करके डबल करना तो 15 दूना 30x और ये 60x। तो ये और ये सिंपल हो जाएंगे। तो 9x² प्लस 25 एज इट इज़, और इसमें ये माइनस का 30x बन जाएगा। और माइनस का होते ही सेम इसमें फ़र्क क्या होगा, वो फ़र्क होगा ओनली 3x - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का था जो। तो ये आपके आंसर आ रहे हैं बी वाला ऑप्शन, 3x - 5 का होल स्क्वायर, ये करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है 112 वाला, ये कह रहा है 80 का कितना प्रतिशत 80 है। ठीक है, मतलब 80 का कितना परसेंट 80 है। तो कोई विशेष बात नहीं है, ये लिखा मतलब 80 का कितना प्रतिशत है। तो मान लो अपन 80 का x प्रतिशत ले लें, तो ये x मतलब 80 इंटू x बटा 100 बराबर 80। तो कुछ भी नहीं करना, आपके ये x निकालना है। तो x बराबर 80 इंटू 100 बटा 80 बराबर 100% है ना, जो ये आंसर आ रहा है। ये तो हम एक मेथड लेते हैं, लेकिन कितनी बार क्या हम दिमाग में लगाते हैं। इसने जो पूछा था साफ साफ पूछ लिया 80 का कितना प्रतिशत 80 है, मतलब 80 में से 80 ही होना चाहिए। तो 80 में से 80 वैसे ही कितना प्रतिशत है, तो 100% होता है। निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें वो डायरेक्ट दे देता है, तो चक्कर में नहीं पड़ना है। और दूसरा अपन जल्दबाजी करके इसको 8 टन 64 करके न ए वाला ऑप्शन भर लेते हैं, तो ऐसी गलती भी हमें नहीं करनी है। ये देखिए, जब कभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 20% लाभ की बात करें हम, है ना, लाभ हानि के सवालों में हमेशा में क्या ध्यान रखना है कि 20% लाभ जैसे इसके कहा इसने, तो CP आप 100 मान लें और SP आप 120 मान लें। ऐसे ही 20% हानि है तो CP आप 100 लिखें और SP 80 हो जाएगा। ये एक फॉर्मूले की तरह आप इसको याद रख लें। तो मैंने यहाँ फर्स्ट टीवी और सेकंड टीवी दोनों लिख दी हैं, और इनकी जो सेलिंग प्राइस है प्रत्येक की वो 9,600 रुपये है। ठीक है, तो फर्स्ट टीवी के लिए CP और SP, सेकंड टीवी के लिए भी CP और SP। यहाँ 20% लाभ है, तो ये 100 और 120, और SP आपके पास दे रखा 9600। इधर 20% हानि का इसने ये देखो, तो 20% हानि के लिए CP SP तो 100 और 80 हो जाएगा इसकी तरह से, और इधर ये SP 9,600 हो जाएगा। अब दोनों से अपन CP निकाल लेते हैं। ये मैंने बता रखा आपको कि जो ज्ञात करना होता है उसके सामने वाली संख्या बटे में कर दो, एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप है। ठीक है ना, तो ये इंटू ये मल्टीप्लाई हो गया और ये बटे में चली जाएगी। ठीक है, और इधर भी आपके CP निकालना है, तो ये 80 में चला जाएगा, और ऊपर 100 इंटू 9600। आराम से ये कट रहे देख लो आप, ये 0 से 0 और 12 8 96 96, तो ये हो गया कितने 8000, और यहाँ पर भी ये 12 हो जाएगा ऊपर, तो ये आपके कितने 12,000। तो कुल मिलाकर के टोटल जो है आपके CP कितना हो गया 12 8 20,000, और टोटल आपके SP जो हो गया वो 9,600, और ये दोनों डबल कर लो इसका आप, तो ये 0 0 0 6 6 12 9 18 1 19, तो ये आपके 19,200 आ गया। मतलब आपके जो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो आपके ये लॉस हो रहा है, तो लॉस कितना हुआ आप देख लें, ये 800 रुपये का लॉस हो रहा है। तो अब आपके परसेंटेज लॉस निकालें, तो ये लॉस अपॉन क्रय मूल्य 20,000 इंटू 100, ये कैंसल 2 0 से, ये भी कैंसल, तो ये आपके 2 से 8 4 बार कटे, तो 4% हानि टोटल इसके अंदर इसको हो रही है। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो ये सवाल लंबा लंबा दिखता है, लेकिन एक प्रोसेस अगर आपने याद कर लिया तो आपके आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। 114 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से देख लें। एक क्षेत्र में एक लक्ष्य को 6 मजदूर 16 दिन में और 4 दिन में
अगर पूरा करना हो तो कितने मजदूर चाहिए। कितना, मैंने पहले भी बताया आपको कि जब कभी मजदूर दिन, मजदूरी और भोजन सामग्री का मामला हो तो हमेशा व्युत्क्रमानुपाती मान के चलना है। मजदूर जब 6 हैं तब वो 16 दिन लगा रहे हैं, और जब उनको 4 दिन में पूरा करना है तो मजदूर कितने लगाने होंगे। तो सीधा सीधा ये व्युत्क्रमानुपाती चलता है। जब ये बढ़ेगा तो ये आपके मतलब घटेगा, यूँ याद रखो। मतलब 6:1 समानुपात 4:16, मतलब 4x बराबर 6 × 16। ये इससे कटा कितनी बार, 4 बार। तो आपके x बराबर क्या आ गया, 6 चौक 24 मजदूर, है ना। मजदूर पूछा इसने तो आपको 24 मजदूर चाहिएंगे। ये आपके x का मान आ गया। बिल्कुल सिंपल काम है। और ध्यान देना, हर पेपर में यही पैटर्न पूछा है। कहीं भोजन सामग्री पूछी है तो कहीं मजदूरी या दिन वाला सवाल पूछा है। व्युत्क्रमानुपाती वाला ही पूछ रहा है ज़्यादातर ये। तो अपने को ध्यान रखना, व्युत्क्रम कब चलता है, जब भोजन सामग्री हो तब अपने को उल्टा लेना है समानुपात, और दूसरा कब लेना है, जब दिन और मजदूर की बात करता हो तब व्युत्क्रमानुपाती लेना है। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है सरल ब्याज वाला, कि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज ₹640 हो तो मूलधन कितना होगा। सीधी सीधी बात है, कोई खास बात नहीं इसके अंदर। ये आपकी पी ज्ञात करना, मूलधन आर 8% दे रखी, टी 5 वर्ष दे रखा, और सरल ब्याज आई दे रखा 640। ठीक है ना साहब, यहाँ से आप कर लें। और अब इसका जो फॉर्मूला है मैंने आपको बता दिया पहले ही। हम वैसे फॉर्मूला होता है सरल ब्याज आई बराबर P × T × R बटा 100, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसको हमें हमेशा ही ऐसे याद रखना चाहिए, 100 बराबर P × T × R, ताकि आई आपके पास में 640 दे रखा है और P आपको ज्ञात करना है, T आपके पास में कितना 5 और दर भी आपके पास 8 है। तो आप P जो निकालोगे तो ये टर्म यूँ की यूँ इसके अपोन में चली जाएगी। मैं इधर कर देता हूँ इसको यहाँ से हटा करके मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये 8 से और ये आपके 16, तो ये 1600 रुपये इसका मूलधन आ रहा है, जो इसके अंदर आप देख लीजिए ये आपका बी ऑप्शन में दे रखा है सही आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके, एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिवर्ष 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। यदि वर्ष 2016 में यह संख्या 1500 थी तो 18 में लक्ष्य पूर्ति होने पर विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी होंगे। यहाँ 2016 और 2018, 16 के अंदर 1500 थी और 18 में बाद वाली पूछी है, मतलब n0 आपके 1500 है और n आपके ज्ञात करनी है, और टाइम t जो है आपके पास 2 वर्ष है, देख लो आप 16 से 18 तक। तो और वृद्धि दर दे रखी है 10%। तो सीधा सीधा जो प्रश्न बनता है आपके, मतलब फॉर्मूला जो बनता है वो क्या बनता है, n = n0 1 + r/100 पावर n, वो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ही है मिश्रधन वाला फॉर्मूला। तो यहाँ आपके n ज्ञात करना है, तो n0 आपके दे रखा है 1500 और r 10% है और वृद्धि है तो मतलब प्लस ही रहेगा यहाँ, मतलब 110/100 और 110/100। कैसे हुआ ये, n हमारे 2 वर्ष था इसलिए ये 2 0 से 2 0 कैंसिल और इस 2 0 से 0 भी कैंसिल, आपके पास बचा है 15 × 121। तो ये n = आप 15 एकम 15, 15 2 30, ने 1 31 और 15 एकम 15, 15 ने 16 17 18, ये आपके 1815 आ रहे हैं ये आंसर। थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान रखना, मिस्टेक नहीं हो जाए और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने सर्वांग समता वाला पूछ लिया है, कोई विशेष बात नहीं है। डायग्राम को देख लें आप, 75 डिग्री 117 वाला क्वेश्चन जो है, और इसमें AD और BC का रखा है। ध्यान से देखें, ये 75 है और ये 75 है, और ये 3 सेमी और ये 3 सेमी है। तो इसके अंदर जो इसने बात कही है, ये 75 है और ये 75 है, तो आप इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को ले लें। तो इस त्रिभुज में 75 डिग्री इसके बराबर है, मतलब एक तरह से ये कोण B बराबर 75 डिग्री, त्रिभुज इसमें और इसमें। फिर आपके देखो ये वाला कोण E जो है वो दोनों में
कॉमन, है ना, वो वनिश हो गया। तो दो कोण और इसके नीचे वाली भुजा, इधर भी ये दो कोण, ये वाला और ये वाली भुजा बराबर है। तो देखो आप इधर ये बी ई बराबर सी ई बराबर 3, तो दो कोण और एक भुजा है, तो एक तरह से ये ए एस ए नियम से सर्वांग सम हो रहा। तो ये नियम पूछा इसने, तो आप देख लो ये डी वाला एंगल साइड एंगल, है ना, ये वाला डी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है कि दिए गए चित्र में असमान संपूरक कोणों के सही युग्म क्या है। पहली बात तो असमान और संपूरक कोण, हमें ये पता होना चाहिए कि संपूरक कोण, ठीक है, संपूरक का मतलब दो कोणों का योग जो है वो 180 होना चाहिए, और परि या पूरक कोण, इसमें कोण ए प्लस कोण बी 90 होना चाहिए। तो यहाँ पर इसने जो पूछा है असमान संपूरक कोण, तो ध्यान से अगर देखें तो दोनों कोणों का योग, जैसे पहला वाला कह रहा है डी एफ ई, है ना, डी एफ ई, ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है ई एफ ए, है ना, ई एफ ए, ये वाला और ये वाला दोनों, मतलब ये और ये दोनों असमान हुए, ठीक है। और इधर ए एफ बी ये वाला, और बी एफ डी ये पूरा वाला। तो ये क्लियर दिख रहा है आपको, है ना। ये जो पहला वाला ऑप्शन है वॉइस है असमान संपूरक कोण वाला, बाकी वाले जो है वो रोंग है। तो ये संपूरक के बारे में अगर पता है तो ये वाला क्वेश्चन अपन आसानी से कर सकते हैं। 119वां क्वेश्चन है समलंब चतुर्भुज का है ना, प्लेन ज्योमेट्री से पूछा है। दो समांतर भुजाएं 10 सेमी और 16 सेमी है किसी समलंब चतुर्भुज की। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 78 वर्ग सेमी हो तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमें समलंब चतुर्भुज का नाम आते ही हमें आकृति के बारे में पता होना चाहिए। ये 10 सेमी, ये 16 सेमी। अच्छा, समलंब चतुर्भुज बहुत सारे तरह हो सकते हैं, ध्यान देना। ये जो है ये भी समलंब चतुर्भुज है, ध्यान देना। इस तरीके से ये भी समलंब चतुर्भुज है। इसके अलावा अगर कोई आयत है तो वो भी समलंब है, वर्ग है तो वो भी समलंब है, ठीक है। काम तो उसमें भुजाओं का समांतर चतुर्भुज है अपने आप में, वो भी एक तरह से समलंब है, क्योंकि भुजाओं का एक जोड़ा जो है उसके अंदर समांतर होना चाहिए। समलंब की सीधी सी परिभाषा है कि भुजाओं का एक जोड़ा जो है वो समांतर होना चाहिए। तो इसके अंदर भुजाओं ये समांतर है, ये समांतर है, आयत के अंदर ये भी समांतर है, ये भी समांतर है, वर्ग में ये समांतर है। काम तो एक भुजा जो एटलीस्ट एक जोड़ा जो है समांतर है तो वो समलंब कहलाएगा। यानी एक वर्ग जो है वो भी समलंब हुआ, एक आयत है उसको हम समलंब कहेंगे, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज है उसको भी कहेंगे, एक समचतुर्भुज है ना, रोम्बस आपको पता होगा, वो भी ध्यान देना इसके अंदर समलंब कहलाएगा। तो खैर इसकी बात अपन नहीं करें, अभी सवाल की बात करें तो ऊंचाई अपन ने h मान ली, तो सूत्र जो होता है वर्ग इसका दे रखा क्षेत्रफल 78। तो आपको पता है कि ट्रेपेजियम है ना, ट्रेपेजियम कहते हैं इसको, जो है का क्षेत्रफल दे रखा 78 है, 1 नहीं, ओनली 78। तो इधर फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, और इधर 78 है ना। तो ये क्या बैठ जाएगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग 16 और 10 कितना हो गया 26, और ऊंचाई आपको ज्ञात करनी। मैं आपको बार बार कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि 1 से 100 तक की गिनती अच्छी तरह से याद हो। गिनती का मतलब उसके अंदर जो संख्या आती है सब संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी, 26, 30, 78, ठीक है। तो ये आपके h बराबर इससे गुणा किया तो ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी ऊंचाई आंसर। जो इसमें आपके देखते हैं कहाँ है इसके अंदर, ये आपके सी वाला ऑप्शन दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 56 सेमी व्यास वाले किसी वृत्त के आधे भाग की परिधि क्या होगी। अब इसके अंदर आप ध्यान से देखना, ये जो है परिधि, आधे भाग की परिधि पूछी है इसने। तो आप सबसे पहले तो इसका व्यास दे रखा 56, तो त्रिज्या जो हो जाएगी इसकी, ये तो एक तरह से 2r का मान है, तो r जो हो जाएगा वो 28
सेमी। अब इसने कहा कि आधे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है ना, आधे भाग की परिधि पूछी है, क्षेत्रफल भी नहीं है। तो और इसने काम इजी कर दिया। अपने को मालूम है कि कुल परिधि जो होती है वो 2πr होती है। तो आधे भाग की जो परिधि बनेगी वो आपके बन जाएगी, इसका आधा कर दो πr। तो ये क्या हो जाएगा आपके, पाई का मान 22/7 और r आपके पास में 28, ये इससे किया तो ये 14, तो ये आपके कितना आ जाएगा 616 का आधा 308 मीटर सेंटीमीटर, जो भी दे रखा हो उसमें देख लेना सेंटीमीटर में है। तो ये आपके 308। देखिए यहाँ कितनी जल्दी कर ली है, यह 7 से काटा इसको तो 4 बार कटेगा, तो ये आपके 88 आएगा। यानी कि 88 सेमी इसकी आधे भाग की परिधि हो जाएगी। ध्यान देना यहाँ वही गड़बड़ करता, अगर ये पहले ही कहता कि आपको इसकी हाफ सर्कल की बात ही करता, अगर पहले इस है ना, तो उस केस में ये हाफ सर्कल जो इतना बनता ये वाला, और उस केस में आपके हाफ परिधि तो जाती ये πr यहाँ से यहाँ तक कि ये पोर्शन, और 2r ये हो जाता। तो कुल आपके इसके अंदर πr + 2r बनता। लेकिन इसने केवल वृत्त नाम देकर के फिर आधे भाग की पूछी है, तो इसलिए आप इसके अंदर आप अच्छी तरह से इसको समझ लें, दिक्कत नहीं होगी। अब मैं वापस आता हूँ पीछे की तरफ, 96 से लेकर जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं पेडागोजी वाले। देखिए क्वेश्चन में हल्का सा अगर चुके तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। 96 वाला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कक्षा में गणित शिक्षण के उद्देश्यों की सटीक विशेषता नहीं है। क्वेश्चन को इतना ध्यान से पढ़िए आप कि वो है या नहीं क्या पूछ रहा है। और टॉपिक क्या है, गणित शिक्षण के उद्देश्य, जो आपके सिलेबस में डायरेक्ट टॉपिक दे रखा है। जीवन से संबंधित होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। व्यवहारिक पदों में होने चाहिए, बिल्कुल व्यवहारिक पदों में होने चाहिए। परीक्षण योग्य होने चाहिए, उनको परीक्षा पे परखा जा सके ऐसे होने चाहिए। और विशिष्ट होने चाहिए, वो जो है विशिष्ट भी होने चाहिए। अब यहाँ इसीलिए इसको बोनस कर दिया है, यानी कि इसको हटा दिया क्वेश्चन को, क्योंकि ये सारी विशेषताएं गणित शिक्षण के उद्देश्यों में शामिल है, इसलिए इसको हटा दिया। 97 वाला क्वेश्चन ध्यान देना। 97 वाला क्वेश्चन जो है, आप सबसे पहला काम एक काम करें, क्वेश्चन बाद में पढ़ें, आप पहले ऑप्शन पर आ जाएं। वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता और साध्यता, है ना। वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी, रियलिबिलिटी और प्रैक्टिकलिबिलिटी। मतलब यहाँ है कि क्वेश्चन तो है, लेकिन इसके अंदर जो ऑप्शन है ये हमारे सिलेबस के बहुत बड़े पार्ट है। हमें पहले इनका अर्थ समझ लेना चाहिए। सबसे पहली बात मैं करूँ वैधता, ध्यान देना, या वस्तुनिष्ठता, है ना। तो वस्तुनिष्ठता में क्या होता है आपको पता होगा कि हम ये तो जानते हैं कि वस्तुनिष्ठता के अंदर जो प्रश्न कैसे बनते हैं। आपको मालूम है कि इसके अंदर जो अपन इसमें जैसे ये ABCD दे रखा है तो ये वस्तुनिष्ठ हुए। तो एक तो ऐसा हो सकता है, एक आपके ट्रू फॉल्स का हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले हो सकते हैं। पहले तो ऐसे प्रश्न हो सकते हैं, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। आपने क्या किया कि कोई एक टेस्ट लिया, कंटेंट सेम कर दिया। आज तारीख क्या है, जो भी तारीख है, सपोज आज है आपके 2 जून। आज आपने एक टेस्ट लिया, ठीक है, कंटेंट वही रखा, पेपर वही है पूरा का पूरा, और आज टेस्ट लिया और किसी बच्चे ने उसने मान लो 55 नंबर प्राप्त किए, कितने में से, 100 में से। अब आपको आफ्टर 14 डेज आपको ख़ास तौर से ध्यान देना है। आफ्टर 14 डेज ये जो है ख़ास तौर से बहुत सारी बुक्स में लिखा है, जो अच्छे जो राइटर्स है साइकोलॉजी के उन्होंने लिखा है। तो हमें ये 14 डेज़ को थोड़ा मानक मान लेना है। और उसके बाद 14 डेज़ का मतलब अब कितने हुए, कब लेंगे वापस अगला टेस्ट, 14 दिन बाद, यानी कि 16 जून को अगर वापस परीक्षा ली जाए और उसके अंदर 55 नंबर ही आए 100 में से, तो 100% वो आपके विश्वसनीय होगा, है ना।
विश्वसनीयता। विश्वसनीयता को आपको ऐसे ही समझना है, यानी 14 दिन के बाद अगर वापस टेस्ट लिया जाए तो वापस 100% यानी कि वो 55 आए, या यूँ कह सकते हैं कि 55 की जगह 54 हो सकता है या 56 हो सकता है, उसके आसपास, तो वो जो टेस्ट है वो विश्वसनीय, वो परीक्षण विश्वसनीय कहलाता है। ध्यान रखना, ये तो हुई विश्वसनीयता। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों से गणित के परीक्षण में 80 में से 42 अंक समान रूप से प्राप्त करता है, ठीक है ना, मतलब अलग अलग परीक्षकों से, ठीक है, तो इस केस में यहाँ इसने कहा कि यह परीक्षण की निम्न में से कौन सी विशेषताएं दर्शाता है। ठीक है, तो विश्वसनीयता में तो बात हो गई कि ये हो गया। अब वस्तुनिष्ठता की बात करें तो वस्तुनिष्ठता के अंदर आपको अच्छी तरह से पता होगा कि प्रश्न कैसे होते बता दिए मैंने, मिलन चिन्ह वाले कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन वस्तुनिष्ठता के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर मतलब अगर कोई शिक्षक कॉपी चेक करे तो उस पर पूर्वाग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए, पूर्वाग्रह का, है ना, बिना मतलब शिक्षक या परीक्षक की अपनी मनोवृत्ति, जिसको अपन कहते हैं एटीट्यूड, और पक्षपात नहीं होना चाहिए ना, जिसको अपन कहते हैं बायसनेस, और पूर्वाग्रह यानी कि प्रिडिक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए। इनके बिना अगर करे वो, है ना, तो उस कंडीशन में वो वस्तुनिष्ठ कहलाएंगे। तो यहाँ जो इसने कहा, ये यही कह रखा इसने कि अलग अलग एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों से गणित के परीक्षण में 80 में से 42 अंक प्राप्त करता है, यानी एक परीक्षक ए और दूसरा परीक्षक आपके बी है, तो ये इसके अंदर भी वह 42 नंबर लिया और दूसरे ने टेस्ट लिया तो भी 42 नंबर ही आया। तो इसके अंदर आपके ये वास्तव में क्या हुआ, वस्तुनिष्ठ। ठीक है, कितनी खास बात, इस प्रश्न को इन्होंने हटा दिया है। क्यों हटाया है, इसमें इसने ए और सी दोनों आंसर माने। क्यों माने, क्योंकि पहली बात तो आप देखो कि यहाँ दो परीक्षक अलग अलग हो गए, तो दो जनों ने ली तो भी उसके सेम नंबर आए, इसका मतलब ये वस्तुनिष्ठ होगा। कोई भी करो उसके सेम नंबर आ रहे तो वस्तुनिष्ठ हुआ। अब विश्वसनीय कैसे हुआ, क्योंकि अलग अलग परीक्षकों ने लिया है, तो अलग अलग परीक्षा में विद्यार्थी एक ही है ना, परीक्षक आपके पास दो है लेकिन आपके पास जो स्टूडेंट तो एक ही है, तो पक्की बात इन दोनों ने अलग अलग टाइम में ये परीक्षा ली होगी, टाइम अलग अलग हुआ होगा, और अलग अलग टाइम में परीक्षा लेने के बाद भी इसके 80 में से 42 नंबर आए हैं, सेम नंबर आए, मतलब टाइम भी अलग हो गया और परीक्षक भी अलग अलग हो गए। तो अलग अलग परीक्षक तो बता रहा है कि वो वस्तुनिष्ठ हुआ, और टाइम अलग अलग हुआ मतलब वो क्या बता रहा, टाइम अलग अलग हुआ मतलब वो विश्वसनीयता वाले बता रहा। इसका इसलिए इसने दोनों को सही माना और इसलिए इसको हटा लिया। अच्छा, वैधता की बात करें हम, बी वाला, ये तो ऑप्शन तो इसमें ठीक क्लियर हो गया। वैधता क्या चीज़ है, वैधता के अंदर आपको ध्यान रखना है वैलिडिटी, यानी ये जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया है वही प्राप्त हो, ये है वैधता। तो अभी जिस उद्देश्य का मतलब आप वैधता को सीधा सीधा ब्लूम टैक्सोनॉमी से कनेक्ट कर दें, क्योंकि उद्देश्य का मतलब ब्लूम के अंदर आपको मालूम है ज्ञान, अवबोध, कौशल और अनुप्रयोग, ये चार जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर दिए हैं। तो वैधता का सीधा सीधा संबंध आपके ब्लूम टैक्सोनॉमी से है, आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। यानी कोई न कोई इनमें से तो कोई एक उद्देश्य आपको चाहिए। आपने कोई एक प्रश्न बनाया, आपने कहा कि कोशिका का चित्र बनाइए या त्रिभुज का चित्र बनाइए, तो चित्र बनाने में आप बालक से क्या चाहते हैं,
आप उसमें कौशल डेवलप हुआ कि नहीं हुआ। तो कौशल किसका पार्ट है, ब्लूम टैक्सोनॉमी का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसने चित्र बना दिया है त्रिभुज का तो उसके अंदर कौशल डेवलप हो गया है। इसका मतलब आपको इस उद्देश्य की पूर्ति चाहिए थी। इसका मतलब आपका चित्र बनने वाला जो प्रश्न था वो वेद हुआ। ठीक है, तो ये वेदता का संबंध सीधा किससे है, ब्लूम टैक्सोनॉमी से है। तो आपको इसको सही ढंग से समझ लेना है। प्रैक्टिकेबिलिटी मतलब वो जो है वो वास्तव में वो प्रैक्टिकल के लायक है कि नहीं, वास्तव में उसको देखा जा सकता है कि नहीं सकता है, वो पूछ रहा था। तो ये तो कॉमन बात है। ये 3 वर्ड आपको हमेशा अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाने हैं, क्योंकि वो प्रश्न इन्हीं पर बनाता है लेकिन वो प्रश्न को घुमा लेता है। और मैंने आज इस प्रश्न के अंदर बहुत खास बात आपको बता दी है, उसको आपको ठीक से समझ लेना है। अगला क्वेश्चन 98 निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है। अब प्रश्नों की सीमा क्या है, सीमा का मतलब लिमिटेशंस यानी दोष। तो दोष क्या क्या हो सकते हैं, आपको मालूम है कि आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न से आप कोई भी उद्देश्य की पूर्ति करना चाह रहे हो तो कितनी बार हम तुक्का लगा करके भी आंसर सही कर लेते हैं। तो ये भी एक गड़बड़ हो गया। निर्माण में कठिनाई, हालांकि कठिनाई तो नहीं होती है लेकिन इसने यहाँ जो बात कह दी है कि जटिल प्रक्रियाओं को न माप सकना, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर ये 2 तो इसके अंदर पक्की बात है। अब ये 2 गए हैं तो कभी कभी हल्की सी दिक्कत किसी को इसमें आ सकती है, इसलिए ये उपरोक्त सही वाला डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण विधि औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है। औपचारिक, ठीक है ना। तो औपचारिक क्लास के अंदर अपन प्रोजेक्ट जो है वो उसके अंदर यूज़ नहीं कर पाते हैं, ये वाला जो है मामला भारी पड़ता है। बाकी तो अपन आगमन निगमन विश्लेषण सब यूज़ करते हैं। और मैथ्स के अंदर मैंने पहले बता दिया कि आगमन निगमन और विश्लेषण विधियों को हमें ठीक ढंग से पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद प्रयोजन क्रम रहता है और फिर इसमें यूरिस्टिक भी काम आती है। तो ये इसके अंदर सी वाला जो है वो इसमें ठीक होगा। निम्नलिखित में से गणित की भाषा, आप देखिए लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स यानी हर पेपर में इसने डायरेक्ट टॉपिक पकड़ा है कि गणित की भाषा से संबंधित प्रश्न उसने पूछा है। तो इसके अंदर अपने को पता है कि गणित की भाषा है संकेतात्मक, राष्ट्रीय, जटिल और वैदिक। तो क्लियर अपन पता है, एक्स वाई जेड अपन मानते हैं, तो ये ए सही होगा। फिर 101 वाला प्रश्न जो कह रहा है वो कह रहा है कि निम्न में से सही मायनों में गणित क्या है। अरे भाई गणित क्या है अपन जानते हैं, मूर्त विज्ञान है, अमूर्त विज्ञान है, भौतिकी विज्ञान है, सापेक्षिक विज्ञान है। तो सही मायनों में अमूर्त विज्ञान है ये, है ना, जिसको अपन हमेशा मान के चलते हैं, माना कि एक्स माना कि वाई। तो इसलिए ये जैसे आपने पढ़ा ना एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, जो समूह सिद्धांत जिसको पढ़ते हैं ना आप, वो समुच्चय वाले सारे पार्ट ग्रुप थ्योरी वाले, उसका नाम ओरिजिनली अमूर्त बीजगणित है, एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, इसलिए अपन जानते हैं। तो ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। गणित की तार्किकता, ध्यान देना, मैंने कहा ना डायरेक्ट टॉपिक पकड़े इसने। तो गणित की जो तर्क शक्ति वाला टॉपिक उसमें डायरेक्ट दे रखा सिलेबस में। तो गणित की तार्किकता पूछी है, इसकी विशेषता। तो शुद्धता, परिणाम की निश्चितता, मौलिकता और विषय निष्ठता। ध्यान से देख लेना, यहाँ नहीं लिखा है विशेषता में। तो शुद्धता तो होती है, परिणाम की निश्चितता होती है, मौलिकता होती है और विषय निष्ठता हो इसके अंदर जो है वो नहीं होती है। विषय तो कोई भी हो सकता है इसके अंदर, है ना, तर्क या बातें, इसलिए किसी भी विषय निष्ठता से इसका तर्क का कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए मैंने थोड़ी मतलब केवल एक विषय में तर्क होते हैं, गणित में तर्क होते हैं, भौतिक विज्ञान में नहीं होते हैं, रसायन विज्ञान में नहीं होते हैं। तो ये थोड़ी संभव है, इसलिए ये डी वाला ऑप्शन जो है वो इसके अंदर हम सही मानेंगे। फिर 103 वाला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य, है ना, वर्बल, है ना, जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ये मानसिक क्रियाओं का विकास करती है, ये समय बचाती है, पेपर पेंसिल की आवश्यकता नहीं है, मौखिक रूप से प्रश्नों को हल करने को बनाती है। तो मौखिक कार्य के अंदर अपन केवल मानसिक प्रक्रियाओं का विकास बताते हैं और इसलिए ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला जो प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना और दूरसंचार तकनीकी उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ और ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है। ग्राफ और ज्यामिति शिक्षण जब अपन करेंगे तो इसके अंदर अंतःक्रियात्मक श्वेत पट्ट यूज़ करेंगे, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड, जो आजकल
चलता है, सभी यूट्यूबर्स यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, मैं अपना देखा है, अभी तक मैंने शुरू नहीं किया इसको। तो ग्राफ और ज्यामितीय शिक्षण जो है वो उसके लिए आपको ये इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड अंतः क्रियात्मक श्वेत पट्ट यूज़ करते हैं, है ना, डायरेक्ट वर्क होता है ना कंप्यूटराइज्ड उसको। फिर 105 वाला जो क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नांकित के पश्चात किया जाना चाहिए। तो संश्लेषण कब होगा? जब विश्लेषण करोगे पहले, फिर विश्लेषण करके ना आप आंकड़े इकट्ठे करोगे और आंकड़े इकट्ठे करके अब उनका संश्लेषण करोगे कि कौन सा काम का ना कौन सा काम का नहीं है ना, किसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है किसकी कम। तो इसलिए विश्लेषण करोगे पहले और फिर संश्लेषण, मतलब एक तरह से क्या पूछा क्या इसने, ज्यामिति पढ़ने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किसके पश्चात? तो विश्लेषण के पश्चात हम संश्लेषण करेंगे, ये आपका सही ऑप्शन है। तो ये देखिए आपके पेडागोजी वाले क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, आपको इनको इसमें जो खास तौर से कुछ जो टर्म्स है उनको ही ढंग से स्टडी करनी है ताकि उनसे आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो ये आपका जो 2017 वाला पेपर था रीट का, मैंने हर टॉपिक को उससे कंटेंट को लेकर के क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। आपको अच्छा लगा होगा, आपको इसको ज़रूर देखना चाहिए इस लेक्चर को। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप CMPC यूट्यूब चैनल, जो कि आपका अपना है, मैं हमेशा कहता आया हूँ कि मेरा, वास्तव में ये मेरा नहीं है, ये आप ही का अपना चैनल है, क्योंकि मैंने ये आप ही के लिए इसको क्रिएट किया है और आप ही के लिए इस चैनल के माध्यम से प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरा कैसे हुआ, ये तो हुआ तो आपका ही। तो इसलिए आप अपने इस चैनल पर आप हमेशा बने रहें, आप चैनल से जुड़े हर कंटेंट को देखें और समझें और इसका पूरा फ़ायदा लें। साथ ही अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस CMPC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें और साथ ही CMPC जो भाई KLP सर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन करें। आपको लगातार कब कौन सा कंटेंट, कौन सा लेक्चर आपको दिया जाएगा, इसकी सूचना आपको टेलीग्राम चैनल पर लगातार दी जाएगी। आपके अभी के ये लेक्चर जो है वास्तव में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके रीट के लिहाज से, और यानी कि खास तौर से 23 और 24 जुलाई के लिहाज से। तो आपको इनको ज़रूर देखना चाहिए, समझना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर तक आप बने रहिए CMPC यूट्यूब चैनल पर और खुश रहिए, मज़े करिए। थैंक्स।